वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। आखिर भैया ऐसा क्या हुआ? सर्कमस्टांसेस मतलब ऐसी क्या कंडीशन हुई जिसकी वजह से रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट हो गई, वो जो लड़ाई झगड़ा हुआ, राजा को हटा दिया गया, क्यों हुआ? तो चिल्ड्रन आप भी जानते होंगे राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा का ध्यान रखे। लेकिन भाई साहब ये वाले जो राजा थे लुईस 16, ये तो अपनी मौज मस्ती में बिजी रहते थे और अपने जो पुअर लोग थे, जो प्रजा थे, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख दोगे? पहला पॉइंट लिख दोगे, द किंग लुईस 16 वॉज एंजॉइंग लाइफ एंड डिड नॉट वरी अबाउट पुअर पीपल। मजा आ गया। जो राजा है वो अपनी लाइफ तो एंजॉय कर रहा था और अपनी प्रजा पे जो गरीब लोग थे उन पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, उनकी कोई भी चिंता नहीं कर रहा था। अब दूसरा पॉइंट समझेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? उस टाइम पे जो जो राजा था लुईस 16, उसको ना वॉर यानी कि लड़ाई झगड़ा बहुत पसंद था। यार एक बात बताओ, जब एक सेना की दूसरी सेना से लड़ाई होगी तो उसमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी, लोग घायल होंगे, उनका इलाज भी तो होगा, मतलब पैसे की जरूरत पड़ेगी। और उस पैसे की कमी को पूरा करने के लिए भाई साहब ने क्या किया? भाई साहब ने टैक्स और बढ़ा दिया। वैसे ही बेचारे गरीब लोग मर रहे हैं, मान के चलो कोई चीज 10 रुपए की, उसको 15 रुपए की कर दी, तो बताओ इसने गलत किया कि नहीं किया? तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिख दोगे? दूसरा पॉइंट आप लिख दोगे, टैक्सेस वर रेज्ड, टैक्सेस को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। अब इसकी तीसरी कमी क्या थी वो देखो। उस टाइम पे जो फ्रांस की सोसाइटी थी, 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और सेकंड स्टेट में आते थे क्लर्जी और मोना और ये क्या नाम है, किंग, ठीक है, जो चर्च के लोग होते थे, और राजा और उसके मिनिस्टर्स होते थे। और थर्ड स्टेट में आते थे बेचारे पुअर पीपल। तो ये क्या करता था, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे उनसे तो कोई टैक्स नहीं लेता था, यानी कि जो अमीर आदमी है वो तो कोई टैक्स दे नहीं रहा, और जो गरीब आदमी है वो जिसपे खाने के लिए है नहीं, वो उससे टैक्स पे टैक्स लिया जा रहा है। भाई ये तो वही बात हुई कि अनिल अंबानी जो कि इतने अमीर है वो टैक्स ना दें और हम लोग टैक्स दें। भाई आपको भी पता होगा इंडिया में जो जितना अमीर है, जो जितना ज्यादा पैसा कमाता है उतना ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन भाई ये उल्टा ही कर रहा था। तो थर्ड पॉइंट में आप क्या लिख दोगे? रिच पीपल जो थे, फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, इसको मैंने किसमें कर दिया? ब्रैकेट में। पीपल वर नॉट गिविंग एनी टैक्सेस, भाई ये लोग तो कोई टैक्स दे नहीं रहे थे। द टैक्स वॉज ओनली कलेक्टेड फ्रॉम द पुअर क्लास। बताओ ये इसकी कमी थी कि नहीं? भाई जो बेचारा मर रहा है, जिसपे खाने का नहीं है, पीने का नहीं है, उससे तू टैक्स पे टैक्स लिए जा रहा है, और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के हैं उनसे तुम टैक्स नहीं ले रहे। और फिर क्या हुआ लास्ट? अब जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, धीरे धीरे टाइम बीतने लगा, ये भी पढ़ने लिखने लगे, इन्हें समझ में आने लगा कि भैया इक्वालिटी क्या चीज होती है, इन्हें समझ में आने लगा कि हमें हमारे राइट्स मिलने चाहिए। इन्होंने अपने राइट्स मांगना शुरू कर दिया कि हमें हमारे अधिकार दो, हमें हमारे अधिकार दो। तो फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे? द मिडिल क्लास वॉज एजुकेटेड। अब मिडिल क्लास धीरे धीरे एजुकेटेड होने लगी। देवर अगेंस्ट ऑफ मोनार्की रूल। अब ये मोनार्की रूल के खिलाफ हो गए। मोनार्की रूल क्या होता है? जहां राजा ने कह दिया वो नियम है, जैसे नॉर्थ कोरिया में तुमने सुना होगा। एंड डिमांडेड फॉर इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन। इन्होंने कहा कि भाई साहब चाहे हम फर्स्ट स्टेट के हो, चाहे सेकंड स्टेट के हो, थर्ड स्टेट के हो, अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो ये भी टैक्स देंगे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होना चाहिए। तो गाइज इस तरह से अगर तुमने ये 4 पॉइंट लिख दिए तो तुम्हारे फुल मार्क्स आ जाएंगे। और जो बच्चे ये कहते थे कि सर हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते, समझ नहीं आते सर, आज मजा आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर देना। चलो अभी तुम्हें सेकंड क्वेश्चन रटा देता हूं, ये लो। विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन? भाई एक बात बताओ, रिवॉल्यूशन से पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे ये तो मजे मार रहे थे, बेचारा थर्ड स्टेट का पिस रहा था। तो रिवॉल्यूशन के बाद किसका फायदा हुआ? विच ग्रुप? बस आंसर वन वर्ड में लिख देना, थर्ड। थर्ड स्टेट ग्रुप को फायदा हुआ, बेनिफिटेड हुआ। मजा आ गया। विच ग्रुप्स वर फोर्स टू रेलिंक्विश पावर? किस ग्रुप को अपनी पावर छोड़नी पड़ी? ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के थे ना, जो मजे मार रहे थे, इनको अपनी पावर छोड़नी पड़ी। मजा आ गया। विच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम? और किनको निराशा हुई? भाई जो फर्स्ट और सेकंड वाले जो मजे मार रहे थे, जिनको ना टैक्स देना पड़ता था, जिनके पास ज्यादा जमीन थी, जिनके सब
इनको बड़ी निराशा हुई यार, अरे पुराना सिस्टम खत्म हो गया। तो देखो आंसर कैसे लिखोगे, पहला क्वेश्चन है इसके अंदर विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड, तो मेरा बच्चा जो ध्यान दे रहा है वो लिख देगा थर्ड ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, बस एक वर्ड का आंसर है, क्या लिखोगे, थर्ड स्टेट ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन। वाह सर वाह, मजा ही आ गया आज तो, बस एक वर्ड में पूरा आंसर, पूरा का पूरा जो मैंने रेड से लिखा है पूरा क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा विच ग्रुप वर फोर्स्ड, कौन से ग्रुप को अपनी पावर छोड़नी पड़ी, वाह सर फर्स्ट और सेकंड स्टेट को, बस आपने एक वर्ड लिख दिया, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू रेलिंक्विश पावर, मजा आ गया। ये लो जी, अब ये पूछ रहा है विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट कौन हुए थे, फर्स्ट और सेकंड वाले, क्योंकि उनको अपनी पावर छोड़नी पड़ी थी। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन, पूरा का पूरा क्वेश्चन सही, बिकॉज दे हैड आल्सो कम ऑन द सेम लेवल लाइक मिडिल क्लास। पहले जो फर्स्ट और सेकंड वाले अपने आप को अपर क्लास समझते थे, अब रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, तीनों एक ही लेवल में आ गए, ना कोई बड़ा था ना कोई छोटा था। मजा आ जाए तो बेटा चैनल को आज सब्सक्राइब मार देना। नेक्स्ट समझिए, डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। आखिर ऐसा क्या है कि जो लेगेसी है, जो इंपॉर्टेंस है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, वो 19th और 20th सेंचुरी में सबसे ज्यादा मानी जाती थी। इस चीज को मैं बड़े प्यार से समझाऊंगा। चिल्ड्रन, जो बल्ब है ना, जिससे हम रात में भी लाइट आ जाती है, उसको बनाया थॉमस अल्वा एडिसन ने। अब थॉमस अल्वा एडिसन भारत के तो थे नहीं, इंडिया के तो थे नहीं, लेकिन अब इनकी इस खोज से क्या हुआ, हर जगह आज की डेट में हर जगह लाइट है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कि सर उस वाले कंट्री में तो बल्ब भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ऐसे ही जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे पहले फ्रांस में हुई, तो इसका असर दूसरे कंट्रीज पे भी पड़ा। लोगों ने देखा यार, फ्रांस के लोगों ने तो इक्वालिटी की बात कर ली, वहां के लोगों ने तो अपने राइट्स की बात कर ली, वहां पे जो मोनार्की रूल चल रहा था वो खत्म कर दिया, तो क्यों ना हम भी इक्वालिटी की बात करें, तो क्यों ना हम भी नेशनलिज्म की बात करें, और हमारा राजा जो उल्टे सीधे नियम बना रहा है, हम भी क्यों ना फ्रीडम मांगे। तो ये ही रीजन है कि फ्रांस में तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ ही, उसका असर आसपास के कंट्रीज पे भी पड़ा। तो आंसर कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन को रटा दूंगा। It was because of French Revolution only that people not only in France but in other country also started to understand the meaning of equality। भाई साहब, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से ही ऐसा हुआ कि ना केवल फ्रांस में बल्कि जो आसपास के कंट्रीज थे उसमें भी लोग समझने लगे इंपॉर्टेंस को, किसकी, इक्वालिटी की, कि भैया बराबरी होनी चाहिए, ये नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा। दे स्टार्टेड डिमांडिंग देयर राइट्स, अब लोगों ने अपने अधिकार मांगना शुरू कर दिया, हमें हमारे अधिकार दो, हमें हमारे अधिकार दो। It was because of French Revolution only that people felt a feeling of love and honor for their land, soil, culture and nation। अब भाई साहब, जिन लोगों को, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जिन लोगों को कभी कुछ नहीं सिखाया गया, अब उनको पहली बार अपने लैंड, जमीन से, अपनी मिट्टी से, अपने कल्चर से, अपने नेशन से प्यार होने लगा। तो ये किसको क्रेडिट जाता है, ये क्रेडिट जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जैसे आपने देखा होगा, घर में एक आदमी डॉक्टर बन जाए तो फिर भाई साहब वो अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी डॉक्टर बना देता है। कई बार एक बिजनेसमैन बन जाए तो वो दूसरों को भी बिजनेसमैन। लेकिन सबसे बड़ी लेगेसी किसकी है, उस आदमी की है जिसने वो बिजनेस शुरू किया था। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे। ये कह रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो डेमोक्रेटिक राइट्स आज की डेट में हम एंजॉय कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, राइट टू इक्वालिटी, आज की डेट में सब लोग बराबर हैं कि नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, सब। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने का अधिकार है या नहीं है। राइट टू लाइफ, हमें जीने का अधिकार है या नहीं। राइट टू वोट, अब चाहे रिक्शे वाला वोट दे चाहे प्रधानमंत्री वोट दे, दोनों का वोट एक माना जाएगा। ये नहीं है कि सलमान खान ने वोट दे दिया तो 10 माने जाएंगे उसकी वोट, नहीं। राइट टू स्पीक एनी लैंग्वेज, हम जो लैंग्वेज बोलना चाहें वो लैंग्वेज बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है हम हिंदी बोलें, हम इंग्लिश बोलें, जो मन कर रहा है। राइट टू अडॉप्ट एनी रिलीजन, हम हिंदू बनना चाहे हिंदू बन जाओ, मुसलमान बनना चाहो मुसलमान बन जाओ, सिख बनना चाहो सिख बन जाओ, ईसाई बनना चाहो ईसाई बन जाओ, कोई रिलीजन अडॉप्ट ना करना चाहें तो वो भी। मतलब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमको ये सारे राइट्स मिलते हैं। गाइज, अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे आज ही फॉलो कर लो, englishbaba.eb। ध्यान दीजिए, englishbaba.eb, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके साथ साथ जैसा कि अब आप क्लास 9th में आ गए हो, एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भर भर के आने वाले हैं। आपको जान के खुशी होगी, इंग्लिश बाबा का जो दूसरा चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पे 1,80,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं।
इस तरह का इसका लोगो है। आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसपे आपको हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस सबके एमसीक्यू मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Would you agree with the view that the message of universal right was beset with contradiction? Explain. क्या आप इस बात से अग्री करोगे कि एक तरफ तो यूनिवर्सल राइट्स की बात करी जा रही थी फ्रांस में, लेकिन उसमें भी कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट हुआ। अब कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है? विरोधाभास। जैसे एक तरफ तो फ्रांस में बात हो रही थी लिबर्टी की, सबको आजादी मिलनी चाहिए, सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, सब बराबर होने चाहिए, लेकिन फ्रांस में रिवॉल्यूशन के बाद भी लेडीज को, जो विमेन औरतें थी, उनको उनके अधिकार नहीं दिए गए। यहां तक कि उनको वोट करने का अधिकार भी नहीं दिया गया स्टार्टिंग में। तो हाँ, हम ये वाली बात कह सकते हैं, वो फ्रांस जहां पे राइट्स की बात करी जा रही थी, इक्वालिटी की बात करी जा रही थी, उन्होंने भी हर चीज कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्म में करी, मतलब विरोधाभास था, सबको सबके राइट्स नहीं दिए। आंसर कैसे लिखेंगे? बस यस लिख देना, मजा आ गया। यस लिख देना पूरा का पूरा। यस, द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट वॉज बीसेट विद कॉन्ट्राडिक्शन। वहां सर मजा आ गया, बिकॉज द राइट्स वर गिवन ओनली टू द मेल्स इन द सोसाइटी। ओए होए होए, जो भाई साहब आदमी थे उनको तो राइट्स दिए गए, उनसे कहा गया तुम्हें तो तुम्हारे अधिकार मिलेंगे। द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव एनी राइट्स टू वुमेन, लेकिन औरतों को उनके अधिकार नहीं दिए। ये तो गलत है ना। इनफैक्ट इनिशियली द विमेन वर इग्नोर्ड कंप्लीटली, और जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद तख्ता पलट हुआ, औरतों को तो पूरी तरह से इग्नोर किया गया, उन पे कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। अब देखो, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? नेपोलियन के राइज पे आप क्या बताओगे? हुआ ये, जब लुईस 16 का तख्ता पलट हुआ, जब उसको हटा दिया गया, बाद में उसको सजाए मौत दे दी गई, अब वहां पे नई सरकार फॉर्म होने लगी, लेकिन जो भी डायरेक्टरी बनती, ये इससे लड़ रहा है, ये उससे लड़ रहा है, ये कह रहा है मैं बनूंगा, ये कह रहा है मैं बनूंगा, मतलब कोई भी सिस्टम फ्रांस में बन ही नहीं पा रहा था। हम जब छोटे थे, हमने एक कहानी पढ़ी थी, दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी कि रोटी मैं ज्यादा लूंगी कि मैं ज्यादा लूंगी। तभी एक बंदर आता है और कहता है कि मैं इंसाफ करूंगा, और ना रोटी इसको मिलती ना इसको मिलती, और पूरी रोटी इसको मिल जाती है। मतलब अगर आपस में ही लड़ाई हो रही है तो उसका फायदा किसी तीसरे को मिल जाता है, और यही हुआ नेपोलियन के केस में। जब फ्रांस में कोई भी स्टेबिलिटी सरकार नहीं बन पाई, तो देखा नेपोलियन, और नेपोलियन पावर में आ गया, उसने अपने, चलो तो आंसर देखेंगे कैसे। आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग देयर वाज नो किंग। जब लुईस 16 मर गया तो कोई राजा था ही नहीं। नो गवर्निंग बॉडी, कोई गवर्निंग बॉडी नहीं बनी फ्रांस में। द पीपल हु वर इन पावर हैड क्लैशेस अमंग देमसेल्फ। अब जो भाई साहब पावर में थे भी, वो आपस में खुद ही लड़ते भिड़ते रहते थे, है ना। एंड एज अ रिजल्ट एंटायर सिस्टम कोलैप्स्ड। पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो खराब हो गया, कोलैप्स हो गया। दिस गेव नेपोलियन अ चांस टू राइज एज अ मिलिट्री रूलर इन फ्रांस। और इसका फायदा किसी तीसरे ने उठा लिया, नेपोलियन ने उठा लिया। ठीक है, अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। तो क्वेश्चन है, द किंग ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज लुईस डैश। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रही थी, कौन सा राजा था? लुईस 15 था, लुईस 16 था, 17 था, या 18 था? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। सो मेरा ये वीडियो होप करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।